कुशान्स 40 आम अहद से 335 आम अहद। कुशान्स असल में खाना बदोश नस्ल थी जो यूची कहा जाता था और वो चीन में रहते थे। इस नस्ल को हुन्स जैसे ताकतवर कबाइल ने अपने वतन से निकाल बाहर किया। कुशानों के बैक्टीरिया इलाके पर कब्जा और फिर वादी काबुल में चले गए और कंदहार पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। इन्होंने सका, यूनानियों और दीगर को शिकस्त देकर इनकी जगह ले ली। 40 आम अहद के आसपास सिंध और गंगा के मैदानी इलाके बड़े हिस्से पर ये काबिज हो गए। कुशानों का दौर न सिर्फ सियासी इत्तेहाद का दौर था बल्कि इसने हिंदुस्तान की सखाफत तरक्की में एक नए दौर बाब का आगाज किया। कैडफेसस अव्वल 15 तक 60 कबलज आम अहद। कुशानों के खानदान का बानी कुज्जल कैडफेसा गांधार और आज का कंदहार और काबुल के इलाके का माया। इसकी सल्तनत फारस की सरहदों से लेकर सिंध तक फैली हुई थी। अब कैडफेसस दुवम 64 आम अहद से 78 आम अहद तक। कैडफेसस दुवम को वीमा कैडफेसस के नाम से भी जाना जाता है। इसने पूरे शुमाली मगरबी हिंदुस्तान को फतह किया जिसमें मथुरा भी शामिल था। इसने पूरी दुनिया के रब की तरह बुलंद आवाज के उन्वान के साथ सोने के सिक्के जारी किए। इसने चीन और रोम के साथ करीबी रवाबित बरकरार रखे। इसके दौरे हुकूमत में सकाओं, पार्थियों का असर और रसूख खत्म हो गया। कनिष्का 78 आम अहद से 120 आम अहद। कनिष्का कुशान खानदान का सबसे अहम हुक्मरान था। वो सका दौर की शुरुआत करने वाला भी। 78 आम अहद से ये अहद शुरू होता है। तख्त नशे वक्त इस सल्तनत में अफगानिस्तान, कंदहार और सिंध और पंजाब के ईयू की और राज तरंगिनी के हवाले से ये वाज़ा है कि कश्मीर को फतह किया था। इसने कनिष्कपुरा नाम से एक शहर की बुनियाद रखी। आज इसे श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। पुरुषपुरा पाक में जदीद पेशावर इसका दारुल हुकूमत था। बुद्ध मत के मुताबिक कनिष्का ने पाटलिपुत्रा पर कब्जा करने के बाद अश्वघोषा और एक अजीम बौद्ध फलसफी इनके हाथ लग गया। कनिष्का ने मगधा का कुछ हिस्सा फतह किया था। गाजीपुर और गोरखपुर तक कनिष्का के सिक्के मिले हैं। कनिष्क ने मगरबी हिंदुस्तान के सकाओं के खिलाफ जंग छेड़ी और फिर इन्हें शिकस्त दी। इन्होंने मालवा का एक हिस्सा इसके हवाले कर दिया था। कनिष्का ने खिराज अदा करना छोड़ दिया। इससे पहले कुशान्स को चीन के हाथ हार हुई, इसकी वजह से खिराज अदा करना पड़ रहा था। कनिष्का ने चीन पर हमला कर दिया, लेकिन चीनी जनरल पैन चाओ ने इसे शिकस्त दी। जनरल पैन चाओ की मौत के बाद इसका बेटा पैन चैंग नया जनरल बना। कनिष्का ने तैयारी करके दोबारा चीनी अफवाज पर हमला किया और फतह दर्ज की और इन चीनी सूबों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ये 3 सूबे थे काशगर, यारकन, कूथान। कनिष्का पहला हिंदुस्तानी हुक्मरान था जिसने बर्रे सगीर हिंद पाक से बाहर इलाके कायम किए। इसकी सल्तनत की सरहदें शुमाल में काशगर से जुनूब में सिंध तक और मशरिक में बनारस से मगरिब में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। कुशान यूची कबीले से ताल्लुक रखते थे। कबाइली रस्म और रिवाज की पैरवी करते थे। हिंदुस्तान में आबाद होने के बाद वो दूसरे देवताओं के साथ सूरज देवता क्या करते थे। कुज्जल कैडफेसस और वीमा कैडफेसस हिंदू मजहब को इख्तियार कर लिया था। कनिष्का ने अश्वघोषा के जेर असर बुद्ध मत को कबूल किया। इसके बाद इसने बुद्ध मत को फैलाने के लिए बहुत से खैर के काम और इक़दामात किए। बड़े मिशनरियों को जापान, तिब्बत और चीन वसत एशिया के कुछ हिस्सों में भेजा। इसने 102 आम अहद में कश्मीर के कुंदलावन में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का इनकाद किया जिसकी सदारत वसुमित्रा ने की थी। वसुमित्रा और अश्वघोषा की सदारत और नायब सदारत में इस काउंसिल ने त्रिपिटिका पर एक सनद तफसीर और तबसरा तैयार किया और महायाना के नजरिए को हतमी शक्ल दी गई। नागार्जुना एक बहुत बड़ा आलिम, अजीम फलसफी और साइंसदान थे। उन्होंने माध्यमिक सूत्रा नजरिया इजाफियत लिखी।
انہیں ہندوستان کے آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے۔ وسومترا کی مہاوبھاشا سوترا یہ بدھ مت کے فلسفے پر مستند کاموں میں سے ایک ادبی کام ہے۔ کنشکا کا فوری جانشین وششکا بنا۔ آخری اہم حکمران وسودیوا اول تھا۔ اس نے چاو وسودیوا کشانوں کا لقب اختیار کیا۔ فارس کے حملوں سے کشان سلطنت کا دم تیز ہو گیا اور آزاد جمہوریہ جیسے یودھیا، کنداز اور آخر میں گپتا کا سے کشان صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کنشکا فنون و ادب کا ایک عظیم سرپرست تھا جو کشانہ دور گاندھارا آرٹ یا یونانی بدھسٹ طرز کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ گاندھارا اسکول آف آرٹ یا گاندھارا دبستان، فن دبستان، یہ دبستان ہندوستانی اور یونانی آرٹ کے متجاز نمائندگی کرتا تھا۔ اس طرز کی ابتدا گاندھار کے علاقے میں ہوئی۔ یہ خطہ موجودہ قندھار یا افغانستان میں واقع ہے۔ اس کے اہم کردار کچھ بدھا کے بڑے سائز کے مجسمے، جسم کی ہم آہنگی بشمول پٹھے اور مونچھیں جو قدرتی ترتیب میں دکھائی گئی ہیں۔ اس سے قبل مہاتما بدھا کے علامتی طور پر کمل کا پھول، ہاتھی وغیرہ کو تراشا جاتا تھا۔ کپڑوں کی تہوں اور باریکیوں انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ مجسموں پر تراشے گئے زیورات نے بہت توجہ اور خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے۔ مجسموں کو پالش کرنا اس فن کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ مجسمے بنانے میں استعمال کی جانے والی تکنیک یونانی لیکن خیال اور شخصیتیں سبھی ہندوستانی تھیں۔ بھگوان بدھا کو یونانی خدا اپولو کی طرح تراشنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے گرین لائٹ اور گرے بلو میکا شیٹ پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔